नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे संस्कृत के पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 में कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, इस पेपर 2 में बेसिकली आपको पढ़ना क्या होता है बीए के 5th सेमेस्टर में, व्याकरण और भाषा विज्ञान के बारे में। अपने आप में एक जटिल टॉपिक होता है, एक कठिन टॉपिक होता है। इसको समझना थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए भी और टीचर के लिए भी बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि व्याकरण चीज़ें जो है अगर आप उसमें निपुणता नहीं हासिल किए हैं या भाषा विज्ञान में, तो आप उन चीज़ों को सही तरीके से बयां नहीं कर पाएंगे। और आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे इसी बीच कि गुरुजी पेपर 2 का कुछ नहीं मिला है, हमको पूरे यूट्यूब पर कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमने कहा कुछ प्रयास किया जाए, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, कहां तक सफल हो पाता हूं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, चूँकि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने रखे हैं। और यहाँ से अगर आप चाहे किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। व्याकरण और भाषा विज्ञान से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर होंगे इसमें। देखिए यहाँ पर 1 लाइनर क्वेश्चंस भी होंगे और लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय भी होंगे। यानी इससे अगर आपका परीक्षा एमसीक्यूज होती है तो यहाँ से आपके कई सारे एमसीक्यूज आप बीच बीच में बना करके पढ़ पाएंगे। अगर इस वीडियो को देखेंगे तो डीडी वाले बच्चे भी लाभान्वित होंगे, और बाकी विश्वविद्यालय में राम मनोहर लोहिया हो गया, ठीक है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, ठीक है, सोहेल यूनिवर्सिटी, CSJMU कानपुर, प्रोफेसर रज्जू भैया, मासा कुंभरी, राजा महेंद्र प्रताप, ठीक है, ऐसे ही BU झांसी, MJPRU, तो इन सभी विश्वविद्यालयों में लेक्चर्स से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो BA 5th सेमेस्टर पेपर नंबर 2 संस्कृत का व्याकरण और भाषा विज्ञान से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके बहुत तैयार होंगे। तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली आप लोगों के लगातार कमेंट DD वाले बच्चों के आ रहे थे, DD वालों के लिए, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पहला आपसे पूछा गया कि धातु किसे कहते हैं। अब यहाँ पर धातु किसे कहते हैं, यहाँ से कई प्रश्न पूछेंगे। आपसे पूछेगा कि धातु पाठ में कुल कितने धातुओं की गणना की गई है, तो 1880 धातुओं की गणना की गई धातु पाठ में। तो ये प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव तैयार होगा। ऐसे ही हर एक उत्तर में आपको तमाम प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। आप लोगों का थोड़ा सा मैं बताता हुआ चलूंगा इंपॉर्टेंट चीज़ों को, बहरहाल फिर भी आप लोग देखते भी चलेंगे। धातु किसे कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, जो क्रिया का मूल रूप होता है बेटा, उसी को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से अगर देखें तो धातु शब्द का अर्थ होता है शब्द योनि, यानी कि जिसमें शब्द की उत्पत्ति होती वही धातु होता है। जैसे संस्कृत में आपने देखा होगा कि धातु की ये इस धातु से उद्धृत है, या ये शब्द फलाने धातु से बना हुआ है। जैसे वेद शब्द किस धातु से बना हुआ है, विद धातु से बना हुआ है। तो ये विद जो है ये मूल रूप होता है। या एक प्रकार से युज जो है, योग शब्द किससे बना है, योग शब्द युज धातु से बना है। किस धातु से बना है, जैसे हम कहते हैं कि योग शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, योग शब्द की उत्पत्ति युज धातु से हुई है, युज धातु से, ठीक है। अब यही युज जो है एक धातु है, क्योंकि इसी के द्वारा ही आप देखते हैं योग की उत्पत्ति होती है। यानी युज में ही प्रत्यय और आगम और ये सब मिला करके जो तमाम सारी चीज़ें होती है, आगे पीछे बीच में मिला करके ही शब्दों की उत्पत्ति करी। तो धातुओं में जब प्रत्यय उपसर्ग ये सब लगाते हैं तो इससे क्या उत्पन्न होता है बेटा, इससे शब्द का निर्माण होता है, ठीक है। अर्थात जिसमें शब्द की उत्पत्ति होती तो इससे शब्द की उत्पत्ति होती है युज से। युज मूल रूप होता है क्रिया का, ठीक है, यही मूल होता है। इसके आगे या कुछ पीछे या कुछ बीच में जोड़ करके इसको एक शब्द का रूप दिया जाता है, ठीक है। तो ये धातु हो गया। धातु पाठ एक जो है ग्रंथ, इसमें लगभग 1880 धातुओं की गणना की गई है। इन्हीं से प्रत्यय विशेष जोड़ करके संस्कृत भाषा में शब्द बनते हैं। प्रत्यय वगैरह को जोड़ करके, प्रत्यय उपसर्ग ये सब जोड़ करके धातुओं में क्या बनाए जाते हैं, शब्द का निर्माण किया जाता है। तो धातु आपको समझ में आ गया कि धातु क्या होता है। ये प्रश्न आपका पहला होगा। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न क्या पूछेगा कि धातुओं में क्या जोड़ करके शब्द का निर्माण करते हैं, तो धातुओं में प्रत्यय विशेष जोड़ करके शब्द का निर्माण करते हैं। ऐसे आप कई प्रश्न आप बता सकते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए रहेगा धातु, बी ऑप्शन शब्द, सी ऑप्शन वाक्य, और डी ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगाएंगे, धातु के मूल रूप को, मतलब कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला लग जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव भी, यहाँ 3-4 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिए। तो ऐसे ही हर क्वेश्चंस में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन आ चुका बेटा, प्रश्न है क्रिया किसे कहते हैं।
क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना जाना जाता है, यानी कि जिस काम से या जिस शब्द से हमको यह पता चले कि कोई काम हो रहा है या कोई काम होने जा रहा है या हो गया है, ठीक है, वो क्रिया कहलाता है। जैसे कि पठति, पठति माने होता है पढ़ता है। आगच्छत यानी कि गया था, तो ये भी गया था एक क्रिया हो गया। आगच्छत माने हिंदी में गया था। ऐसे ही आपसे देखते हैं खदंती, खदंती माने क्या होता है? खाता है, ठीक है। मूसका कह खदंती, तो क्या उत्तर आता है? मूसका मोदका खदंती। मूसक क्या है? क्या खाता है? तो वो मोदक खाता है। इस तरीके से आपको वैसे खदंती, चरंती, ठीक है, पठती, ठीक है, इस लिखती, तो इस तरीके से लिखंती, तो ये सब क्या है? ये सब क्रिया होते हैं जो कि ये बताते हैं कि कोई काम हो रहा है या कोई काम हो गया है या कोई काम होने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आपसे यही प्रश्न पूछेगा कि क्रिया किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे जिसमें किसी काम को करना या होना जाना था उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, लकार किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती हैं? तो लकार बेसिकली किसे कहते हैं बेटा? लकार जो होता है क्रिया की काल आदि से संबंधित विशेषताओं को जो जानकारी या सूचित करने वाली प्रक्रिया होती है उसी को लकार कहते हैं। लकार क्या होते हैं? लकार जैसे लट लकार, लुट लकार, लिट लकार, ये सब आप लकार सुने होंगे। 10 प्रकार के लकार होते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि लकार कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताओगे? लकार 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लकार कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। लकार क्या होते हैं? क्रिया की काल आदि से संबंधित विशेषताओं को सूचित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा क्या कि क्रिया की काल आदि से संबंधित विशेषताओं को सूचित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे उसको बेटा लकार कहते हैं। क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये लकार कितने प्रकार का होता है? तो ये लकार 10 प्रकार का होता है। ये बात है। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है लट लकार, दूसरा होता है लुट लकार, तीसरा होता है लिट लकार, चौथा होता है लुट लकार, फिर पांचवा है आपका लिट लकार, ठीक है। यहाँ पर रुट मतलब कि यहाँ पर रा लगा है आधा, ठीक है। यहाँ पर ये छोटू मात्रा लगा है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा लिट लकार, लोट लकार, ठीक है, लण लकार, लिंग लकार, ठीक है, विधि लिंग भी कहते हैं इसको, ठीक है, लुंग लकार, रिंग लकार। तो इस तरीके से आप देखते हैं ये लकार के 10 प्रकार हैं आपके समक्ष लिखे हुए हैं। उच्चारण थोड़ा सा जो है मेरी जीभ थोड़ी सी कट गई थी तो इस वजह से थोड़ा सा उच्चारण मेरे हिसाब से शायद सही नहीं हो पा रहा है, बट आप इसको देख लीजिए 10 प्रकार के लकार होते हैं, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न आप देखेंगे, गण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है? तो धातुओं के समूह को गण कहते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न क्या पूछेगा? धातुओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको ऑप्शन ए में मिलेगा धातु, बी ऑप्शन मिलेगा गण, सी ऑप्शन मिलेगा आपको जो है लकार, और डी ऑप्शन मिलेगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगाएंगे? बी ऑप्शन लगाएंगे। धातुओं के समूह को गण कहा जाता है। ये गण कितने प्रकार का होता है? तो यह गण जो होता है ये 10 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है गण? 10 प्रकार का गण होता है। तो यह भी प्रश्न पूछेगा कि जो है मतलब कि जो गण होता है कितने प्रकार का? तो 10 प्रकार का होता है। इनमें से कौन गण के प्रकार नहीं है ऑप्शन में होगा? तो 3 ऑप्शन जैसे दे देगा, भवादिगण, आदादिगण और जुहोत यादिगण, ये दे देगा। और एक ऑप्शन आपको दे देगा जो है लकार वाला कि लुट। तो आप क्या लगाएंगे? वही वाला नहीं होगा, बाकी तीनों होंगे। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब बाकी अति लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछेगा कि भाई गण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है? तो आप लिखेंगे धातुओं के समूह को गण कहा जाता है। धातुओं के समूह, धातु का समूह जब कई धातु मिलते हैं तो उसी को गण कहते हैं। और धातुओं में प्रत्यय विशेष लगाते हैं, प्रत्यय विशेष लगा करके शब्द का निर्माण किया जाता है। तो एक प्रकार से धातुओं के समूह को गण कहते हैं। और धातुओं में जब प्रत्यय विशेष लगा करके करते तो शब्द का निर्माण होता है, ठीक है। ये गण जो होते बेटा 10 प्रकार के होते हैं। पहला होता है भवादिगण, दूसरा होता है आदादिगण, तीसरा होता है जुहोत यादिगण, चौथा होता है दिवादिगण, पांचवा होता है स्वादिगण, छठा होता है मतलब कि तुदादिगण, सातवां आपका होता है रुदादिगण, ठीक है। आठवां होता है आपका तनादिगण, और 10वां होता है क्रियादिगण, और 11वां मतलब कि 10वां आपका होता है चुरादिगण। इस तरीके से ये 10 गण आपके हो गए। कौन कौन से? भवादिगण, अदादिगण, जुहोत यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, ठीक है, और रुधादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण और चुरादिगण। इस तरीके से ये 10 प्रकार के गण जो है संस्कृत में आपको देखने को मिलते हैं।
5वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है वर्तमान काल किसे कहते हैं, इसमें किस लकार का प्रयोग होता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो एक प्रकार से वर्तमान काल होता है उसमें किस लकार का प्रयोग होता है, तो वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है। कोई संज्ञा मतलब कि कोई वाक्य अगर वर्तमान काल में हो रहा है तो उसमें कौन सा लकार होता है बेटा, उसमें लट लकार होता है। कौन सा लकार होता है, लट लकार। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न कई बार आएगा लट लकार, ठीक है। दूसरी बात, वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो वर्तमान काल क्रिया के उस काल को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रारंभ होना पाया जाता है, यानी पाया जाता हो पर समाप्त होना इसमें नहीं होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी आपसे पूछेगा क्रिया के उस काल को क्या कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रारंभ होना पाया जाता हो पर समाप्त होना नहीं पाया जाता हो, उसी को वर्तमान काल कहा जाता है। ऑप्शन में आपको मिलेगा। तो वर्तमान काल क्रिया के उस काल को कहते हैं बेटा जिसमें क्रिया का प्रारंभ होना पाया जाता हो और उस पर मतलब कि पाया जाता तो हो क्रिया का होना, लेकिन वो क्रिया समाप्त नहीं होती हो, ऐसे काल को वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। इसमें कौन सा लकार होता है, प्रश्न पूछा गया था, तो वर्तमान काल में बेटा लट लकार होता है। क्या लकार होता है, लट लकार होता है। ऐसे ही भूतकाल को समझ लो अब कि भूतकाल क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी क्लास होने वाली है जिसमें आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े थे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और ये एक कैप्सूल की भांति काम कर रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही बेटा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बता दो कि हाँ, मैं संस्कृत के बच्चे एक प्रकार से बहुत कम संख्या में बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं, लेकिन आप दिखा दो कि हाँ संस्कृत के बच्चे हैं, तो मैं इस पर और मेहनत करूंगा और अच्छे तरीके से आपके लिए व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा। चले, अगला है आपका छठा प्रश्न, भूतकाल किसे कहते हैं, इसमें किस लकार का प्रयोग होता है। देखिए भूतकाल जो होता है क्रिया के उस काल को कहा जाता है बेटा जिसमें क्रिया की समाप्ति पाई जाती हो, अर्थात क्रिया आरंभ होकर के समाप्त भी हो जाती हो, ऐसे काल को हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल में कौन से लकार होते हैं, बेसिकली 3 लकार होते हैं, लुड़ लकार, लड़ लकार और लिट लकार। ये 3 प्रकार के लकार जो होते हैं ये पाए जाते हैं किसमें, भूतकाल में। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। भूतकाल में कौन सा लकार नहीं पाया जाता है, ऑप्शन ए में ये देगा, बी में ये और सी में ये देगा और डी ऑप्शन में देगा लट लकार। तो क्या लगाएंगे, लट लकार नहीं पाया जाता, बाकी तीनों पाए जाते हैं। या ऑप्शन डी में देगा इनमें से सभी, या पूछेगा कि भूतकाल में मतलब भूतकाल में कौन से लकार पाए जाते हैं इनमें से, तो ये तीनों ऑप्शन देगा, डी ऑप्शन में देगा इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर आप डी लगा देंगे। तो इस तरीके से भूतकाल क्या होता है, क्रिया के उस काल को कहते हैं जिसमें क्रिया की समाप्ति पाई जाए, अर्थात क्रिया आरंभ होकर के समाप्त हो चुकी हो, इस काल को भूतकाल कहते हैं। 7वां होता है भूतकाल मतलब जो बीत गया है, ठीक है। अगला काल आपका आता है भविष्य काल या भविष्यत काल। ये किसे कहते हैं, इसमें किस लकार का प्रयोग होता है, तो बेटा भविष्यत काल जो होता है क्रिया के उस काल को कहते हैं जिसमें क्रिया का आरंभ होना ना पाया जाता, यानी क्रिया कब शुरू हुई ये नहीं पता चलता है, अपितु आगे होना क्या मतलब कि आगे क्या होने वाला है इसका पता चलता है, ठीक है। यानी क्रिया का आरंभ होना नहीं पाया जाता है लेकिन आगे क्या होगा ये पाया जाना स्वाभाविक सी बात होती है। ये होता है भविष्यत काल या भविष्य काल। इसमें कौन सा लकार होता है, इसमें लुट लकार और लुट लकार, ये दोनों प्रकार के, ये वाला इधर वाला मात्रा और इधर वाला मात्रा, दोनों प्रकार का लकार पाया जाता है। आप ध्यान दें भविष्यत काल में, ठीक है, ये लकार और ये लकार, ठीक है, टा, क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपने चीज़ों को समझा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, 8वां नंबर प्रश्न आ चुका है, लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा अर्थ में किया जाता है। किस अर्थ में, आज्ञा अर्थ में। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में आज्ञा अर्थ में किस लकार का प्रयोग करते हैं, तो आज्ञा अर्थ में बेटा लोट लकार का प्रयोग करते हैं। किस लकार का, लोट लकार का प्रयोग आज्ञा अर्थ में किया जाता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रत्यय किसे कहते हैं, तो प्रतीयते निधीयते इति प्रत्ययः, यानी क्या, प्रतीयते निधीयते इति प्रत्ययः किसके संबंध में कहा गया है, तो प्रत्यय के संबंध में कहा गया। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनेगा। इसके अलावा इसका मतलब क्या होता है, जिसका किसी धातु पर शब्द से विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। यानी प्रत्यय धातु से मिलता है तो शब्द का निर्माण होता है, यही प्रत्यय होता है बेटा। प्रत्यय के मिलने से धातुओं में शब्द का निर्माण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय बेटा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। परीक्षा में पूछेगा प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, आप बताओगे प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तदित प्रत्यय और तीसरा होता है आपका स्त्री प्रत्यय। यानी कि पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तदित प्रत्यय और तीसरा आपका स्त्री प्रत्यय। ये 3 प्रकार के प्रत्यय पाए जाते हैं। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, कृत प्रत्यय क्या होता है? कृत प्रत्यय क्या होता है फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो जो प्रत्यय धातु से जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन में प्रश्न क्या पूछेगा? ऐसे प्रत्यय जो धातु से जोड़े जाते हैं उन्हें कौन सा प्रत्यय कहते हैं? तो आप बताएंगे उसको कृत प्रत्यय कहते हैं। और इस प्रकार जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत शब्द कहा जाता है। कृदंत शब्द किसे कहते हैं? तो कृत प्रत्यय और धातु के मिलने से कृत प्रत्यय के या मतलब कि धातु से जब प्रत्यय मिलता है कृत प्रत्यय, तो जब जो शब्द बनता है उसको कृदंत शब्द कहा जाता है या कृदंत कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बात और ध्यान रखेंगे, मान लेते हैं इसका आपको PDF प्राप्त करना, जो क्लास यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ इसका आपको PDF प्राप्त करना है, या हिंदी का, संस्कृत का, जियोग्राफी का, या ऐसे और भी सब्जेक्ट के आपको 5th सेमेस्टर में है, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का, इन सभी का PDF प्राप्त करना। तो अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, आपके लिए व्यवस्था कर दी जाएगी। मात्र और मात्र आपको 100 रुपीज़ पे कर दे होंगे, उसी में आपको जो है इन सभी का PDF सेंड कर दिया जाएगा, संस्कृत का पेपर 1 पेपर 2 दोनों का। ठीक है, इसके अलावा आपको संस्कृत पेपर 1 का तो MCQs पर पर्टिकुलर बनाया भी, तो उसको भी मैं सेंड कर दूंगा। इसके अलावा आपको सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, सभी का PDF नोट्स आपको दे दिया जाएगा। तो आप पढ़िएगा आसानी से। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पे करने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पर आपकी पढ़ाई होती रहेगी। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका, त्वयत और अनियर प्रत्यय क्या होते हैं? त्वयत और अनियर प्रत्यय क्या होते हैं? तो विधि लिंग यानी चाहिए के अर्थ में भविष्यत, यानी कहते हैं ऐसा होना चाहिए, तो ये होता है आपका विधि लिंग। इसमें चाहिए यानी भविष्य काल की बात होती है। अर्थ में भविष्यत काल में तथा आज्ञा में धातु के त्वयत और अनियर प्रत्यय होते हैं। त्वयत का अर्थ मतलब त्वयत का तत्तव्य तथा अनियर का आनीय शेष रह जाता है, जैसे कि क्री प्लस त्वयत बराबर कर्तव्य। ठीक है, इसमें क्री और आनीय बराबर क्या होगा? करणीय। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसी के यही त्वयत के द्वारा इसे कर्तव्य बनता नहीं। त्वयत प्रत्यय जो होता है इसमें जब हम क्या होता है, इसमें धातुओं में त्वयत और अनियर प्रत्यय होते हैं। त्वयत का तव्य जो होता शब्द, ये तव्य शब्द, ये तव्य शब्द मिलता है। अनियर का आनीय शब्द मिलता है, जैसे कि ये आनीय करणीय। अब यहाँ पर अगर आनीय जोड़ेंगे, क्री रहा यहाँ पर का और आधा रा रहा, का आधा रा था यहाँ पर। अब जब यहाँ पर आनीय से मिलेगा तो करणीय बन जाएगा। ऐसे ही ये त्वयत में अगर हम कृत जो है ये जोड़ देंगे, ठीक है, क्री शब्द जोड़ेंगे तो इससे क्या बनेगा? कर्तव्य बनेगा। जबकि यहाँ पर कौन सा तव्य शब्द जो है, यहाँ पर तव्य शब्द यही लिया जाएगा, पीछे का ता छोड़ दिया, कर्तव्य। ठीक है, कर्तव्य शब्द में तव्य लेकर के और बन जाता है आपका कर्तव्य क्री लगाने से। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो यही प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय को जब धातुओं में जोड़ते तो बन जाता है। अगला क्वेश्चन शब्द बन जाता है। यत प्रत्यय क्या होता है? भाव तथा कर्म में चाहिए का अर्थ बतलाने वाले तथा योग्य अर्थ वाले विश्लेषण के अर्थ में यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि लभ धन यत यानी लभ्यत, लभ्यम यानी प्राप्त करने के योग्य, जो मतलब कि लभ्यक्ष है या लभ्यम है, जो प्राप्त करने के योग्य है। तो जब हम यत प्रत्यय में एक प्रकार से मतलब कि भाव तथा कर्म में चाहिए का अर्थ बतलाने वाले तथा योग्य अर्थ वाले विश्लेषण के अर्थ में जब हम यत प्रत्यय का मतलब यत प्रत्यय यहाँ पर होता है, जैसे लभ और यत मिलाएंगे तो लभ्यम बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो तुमुन प्रत्यय को क्या बोलते हैं? तुमुन प्रत्यय को के लिए के अर्थ में प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसके लिए? के लिए के प्रयोग, मतलब उसमें चाहिए के लिए होता है, इसमें के लिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तुमुन का तुम जो शब्द होता है, तुमुन का तुम, ये माँ हलंत है तुम। ठीक है, शेष रहता है, जैसे कि पठ और तुमुन अगर जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? पठितुम, यानी कि तुम जो होता है यही जुड़ जाएगा पठ में, तो पठ धन तुमुन बराबर पठितुम।
तो ये तुमन प्रत्यय से इस प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं। ऐसे ही प्रत्यय कई प्रकार के आप देखते हैं, अलग अलग चीज़ों से तमाम प्रत्यय तमाम चीज़ों के मिलने से शब्द का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न है कत्वा प्रत्यय क्या है। कत्व प्रत्यय क्या है, तो हिंदी के पूर्णकालिक यानी कर या करके से युक्त या करने से युक्त क्रियाओं का संस्कृत में अनुवाद कत्वा प्रत्यय के द्वारा होता है। इसका त्वा शेष रहता है, जैसे कि क्री और कत्वा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कृत्वा बनेगा, यानी का हट जाएगा, केवल त्वा जुड़ेगा पीछे। क्री और कत्वा जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, कृत्वा बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछेगा कि क्री धन कत्वा इज इक्वल टू, तो आप बताएंगे कृत्वा। ये सब ऑब्जेक्टिव में कई प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है लयप प्रत्यय का प्रयुक्त कब किया जाता है। यदि धातु से पहले कोई उपसर्ग होता है। उपसर्ग का मतलब क्या होता है, उपसर्ग जो होता है पहले आता है शब्दों के, उपसर्ग शब्दों के पहले आकर के, जैसे कि निह सर्ग, सर्ग में निह जुड़ गया, निह क्या है, उपसर्ग है। प्रत्यय बाद में जोड़े जाते हैं शब्दों के, और उपसर्ग जो होते हैं पहले जोड़े जाते हैं बेटा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि आप देखते हैं विकार एक शब्द है, विकार में आगे क्या जोड़ते हैं, आ नाम का उपसर्ग जोड़ते हैं, तो क्या हो गया आ विकार। या निर नाम का उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, निर्विकार। तो इस तरीके से निर्विकार, आविकार। निश्चित एक शब्द है तो उसमें आगे जोड़ेंगे आ, तो अनिश्चितता माने नहीं होता है, तो यह भी एक प्रकार से उपसर्ग होता है। शब्दों के बाद में जुड़ने वाले शब्द को प्रत्यय कहा जाता है, और शब्दों में पहले जुड़ने वाले शब्द को उपसर्ग के नाम से जाना जाता है। बताएं ल्यूप प्रत्यय कब प्रयुक्त होता है। यदि धातु से पहले कोई उपसर्ग होता है, या धातु जो है आपका च्वी प्रत्यय से युक्त होता है, तो कत्वा के स्थान पर लयप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उपकृत, अब यहाँ पर उप जो शब्द है ये उपसर्ग जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्री धातु में उपसर्ग जो है क्या जुड़ा हुआ है, उपसर्ग जुड़ा हुआ है उप, ठीक है। कृ धातु में जुड़ा हुआ है उप नाम का उपसर्ग, ठीक है। ल्यप प्रत्यय यहाँ पर होकर के क्या बन जाता है, ल्यप प्रत्यय अगर जोड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय जोड़ करके क्या बन जाता है, यहाँ पर उपकृत बन जाता है, यही ठीक है। तो उपकृत शब्द में लय प्रत्यय हो जाएगा, यहाँ पर लेप प्रत्यय, ठीक है। चूंकि यहाँ पर कत्वा नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर लेप प्रत्यय होगा, क्लियर, यह बात ध्यान रखेंगे, इसलिए यहाँ पर उपकृत बन जाएगा। चूंकि यहाँ पर उपसर्ग लगा है, अगर उपसर्ग ना लगा होता तो वही क्या बन जाता, कृत्या। जैसे वो कृत्या मतलब क्री धन कत्वा बराबर कृत्या बना था, ऐसे ही वहाँ पर आपका कत्वा नाम का प्रत्यय लगता। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न है कत प्रत्यय का प्रयोग कब किया जाता है। तो भूतकाल के अर्थ में कत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछेगा भूतकाल की मतलब कत का प्रत्यय का प्रयोग किस काल में करते हैं, तो भूतकाल में करते हैं। या कर्मवाच या भाववाच, यानी कि कर्मवाच की बात हो चाहे भाववाच की बात हो, जिसमें कर्म प्रधान हो कर्मवाच हो गया, जिसमें भाव प्रधान हो भाव प्रधान वाच्य हो गया। जैसे कि पठ, पठ में अगर आप कत प्रत्यय लगाएंगे, पठ में कत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, पठिताः, क्या बनेगा, पठ धन कतः बराबर पठिताः, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग कब किया जाता है। देखिए कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग भी भूतकाल में कर्तुवाच में किया जाता है। इसका तवत शेष रहता है, यानी कि तवत शब्द जुड़ता है। जैसे कि हस धन कत्वतु मिलाकर क्या बनेगा, हसितवान, ठीक है। तो यहाँ पर तवत जो है आपका जुड़ता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है बेटा, सत्व प्रत्यय का प्रयोग बताइए। देखिए परम स्पदी धातुओं को लट के स्थान पर सर्तु प्रत्यय का प्रयोग होता है। सर्तु प्रत्यय में जो है अत शेष रहता है। जैसे हस एक धातु है, इसमें अगर सर्तु प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ पर क्या अत जुड़ जाएगा पीछे, यानी सत्तु में क्या जुड़ेगा, यानी कि इसमें हस में आपका ता जुड़ेगा और आज छोटा आ जुड़ेगा, तो यानी कि हसत हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को देखें समझें। अगला प्रश्न सानच प्रत्यय का प्रयोग बताइए। देखिए आत्मने पदी धातुओं को लट के स्थान पर सानच का प्रयोग होता है, ठीक है। सानच का प्रयोग यहाँ पर, जैसे सानच का आन या मान शेष इसमें आन जुड़ जाएगा या मान जुड़ जाएगा। जैसे कि आस और धन सानच, इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आशीनः। ऐसे लभ धन सानच को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लाभ मामः। तो इस तरीके से ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। प्रश्न परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे और लिखित में भी ऐसे तमाम प्रश्न आपसे बन सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को अगर पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से बता पाएंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, नौल प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है। कर्ता या वाला अर्थ में न्यूल प्रत्यय का प्रयोग होता है। न्यूल के स्थान पर अंक शेष रहता है। धातु को गुण
या वृद्धि होती है, जैसे कि नी धन न्यूण, नी धन अकह, नय धन अकह बराबर नायकः। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बनता है। अगला क्वेश्चन से तुर्च प्रत्यय किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो तुर्च प्रत्यय जो होता है कर्ता या वाला अर्थ में प्रयुक्त होता है। तुर्च का तू शेष रहता है, जैसे का से कर्तु करने वाला, हा से हर्तु बन जाए या हर्ता बन गया, हरण करने वाला। ठीक है, तो हा से तुरु प्रत्यय लगा करके हर्ता बन गया, या का में तुरु प्रत्यय लगा करके कर्ता बन गया। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन से तदित प्रत्यय किसे कहते हैं? तदित प्रत्यय मतलब होता है जो प्रत्यय शब्दों से जोड़े जाते हैं उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं, और इस प्रकार बने हुए शब्दों को तदितांत शब्द कहते हैं। तो अभी तक जो शब्द होते थे उनको कृदंत कहते थे। कृदंत यही सब जो मैंने आपको पढ़ाया यही सब कृदंत हैं, जिसमें ये त्रुच प्रत्यय, त्यूल प्रत्यय ये सब लगा रहता था। ठीक है, तदित प्रत्यय बेसिकली जो होता है बेटा, इसको तदितांत शब्द कहते हैं, इससे बने वाले। जैसे सुंदरता में तत् यानी ता प्रत्यय तदित प्रत्यय है, और सुंदरता तदितांत शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर जब एक प्रकार से एक शब्द में से सुंदर शब्द है, सुंदर में तत् प्रत्यय लगा, अब सुंदर में जब तत् प्रत्यय लगा तो इससे बना सुंदरता। यानी जब शब्द में चूंकि जो कृदंत था इससे पहले वाला जो प्रत्यय था, उस प्रत्यय में बेटा क्या होता था, उस प्रत्यय में धातुओं में जब प्रत्यय जुड़ता था तब शब्द का निर्माण होता था। लेकिन जो ये प्रदत्त होता तदित प्रत्यय होता है, कृदंत प्रत्यय जो था उसमें आप देखते हैं धातुओं में जुड़ने से बनता था। तदित प्रत्यय जो होता है इस प्रत्यय में शब्दों में जब प्रत्यय जुड़ता है, पीछे से सुंदर में एक प्रत्यय जुड़ा तत् नाम का, तो सुंदरता बनता। सुंदर शब्द है एक, उसका अपना एक अलग अर्थ है। तो सुंदर में जब प्रत्यय जुड़ता तत् तो बनता सुंदरता। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अपत्य का क्या अर्थ है? अपत्य का क्या अर्थ है? अपत्य का अर्थ होता है संतान, पुत्र अथवा पुत्री। अपत्य का मतलब अपत्याधिकार में संयोगों में जोड़ने से किसी पुरुष या स्त्री की संतान का बोध होता है। संतान अर्थ में जैसे अण, अच, अन, नम, यत, इन्यु, ढक, अज, ये तमाम प्रकार के प्रत्यय मतलब कि अपत्य प्रत्यय में आते हैं। जैसे कि पुत्रस्य, अपत्यम, पुमान, जैसे पौत्रः, पुत्र, अण, दक्षस, अपत्यम, दक्षी, दक्षा इन प्रत्यय में, दक्षी में कौन सा इन प्रत्यय लगा है। ऐसे ही आप देखते हैं पौत्रः में पुत्र में अण प्रत्यय लगा करके बना हुआ है। तो इस तरीके से ये प्रत्यय होता है। अगला प्रश्न, प्रतिपदिकार्थ किसे कहते हैं? प्रतिपदिकार्थ किसे कहते हैं? तो जिस शब्द का उच्चारण करने पर जिस अर्थ की नियम से उपस्थिति होती है वह अर्थ प्रतिपदिकार्थ मतलब कि प्रतिपादिकार्थ कहलाता है। केवल प्रतिपादिकार्थ का बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति आती है। इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा विभक्ति। आपसे पूछेगा प्रतिपादिकार्थ में कौन सी विभक्ति, या उसकी जानकारी करवाने के लिए, उसके बोध कराने के लिए किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, कर्म किसे कहते हैं? कर्ता जिस क्रियान्वी पदार्थ को अपने व्यापार से प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक चाह या इच्छा रखता है उसे कर्म कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखेंगे, अकथितम च सूत्र का क्या अर्थ है? अपादान आदि विशेष रूपों से अविवाक्षित यानी कि अकथित यानी ना कहे गए कारक की कर्म को संज्ञा मतलब कि संज्ञा होती है ये अकथितम च सूत्र। ठीक है, अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? तो अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। प्रश्न ऑब्जेक्टिव में ही सब पूछा जाएगा। तो अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन से, कर्ता किसे कहते हैं? तो क्रिया करने में जिसे स्वतंत्र कहा जाए उसे कर्ता कहते हैं। तो क्रिया करने में जिसे स्वतंत्र कहा जाता है उसी को कर्ता कहा जाता है। करण क्या होता है? अपनी कार्य की सिद्धि में कर्ता जिसकी सबसे अधिक सहायता लेता है उसे करण कहा जाता है। कर्ता ने और कर्म से भक्त करण को जान, संप्रदान का के लिए अपादान से मान, का की के संबंध है बाकी सब अधिकरण। ठीक है, ये होते हैं आपके, ठीक है, चीज़ों को समझने के लिए कर्ता कर्म ये सब आपके, ठीक है, करण अभिकरण। अगला क्वेश्चन से, तृतीया विभक्ति कहाँ प्रयुक्त होती है? देखिए, अनुक्त कर्ता यानी कर्मवाच तथा भाववाच में कर्ता अनुक्त होता है, तथा
तथा करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। करण कारक में, किस कारक में? करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। संप्रदान क्या होता है? संप्रदान किसे कहते हैं? तो कर्ता दान क्रिया के कर्म द्वारा जिसे उद्देश्य बनाता है उसे संप्रदान कहा जाता है। कर्ता ने और कर्म को भक्त करण से जान संप्रदान का के लिए, यानी के लिए, जैसे कि मानते हैं राम ने मुकेश के लिए एक साइकिल खरीदी। अब यहाँ पर के लिए जो शब्द आया है मुकेश के लिए, यानी कि मुकेश वहाँ पर संप्रदान होगा। कर्ता दान क्रिया के कर्म के द्वारा जिसे उद्देश्य बनाता है, ठीक है, उद्देश्य क्योंकि मुकेश के लिए साइकिल खरीदी किसने? रमेश ने। तो मुकेश क्या होगा? वहाँ पर संप्रदान हो जाएगा। रमेश क्या होगा? वहाँ पर कर्ता हो जाएगा। ठीक है, रमेश ने क्या हो जाएगा? कर्ता ने, और कर्म को, कर्म किसके लिए होगा? कर्म को, यानी साइकिल को खरीदा। किसको खरीदा? साइकिल को खरीदा। किसके लिए खरीदा? वहाँ पर आपका क्या होगा? संप्रदान हो। किसके लिए खरीदा? मुकेश के लिए खरीदा। क्या खरीदा? साइकिल खरीदा। साइकिल क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई, यानी कि वहाँ पर कर्म होगा वो। क्लियर? खरीदना क्या होगा? कर्म हो गया, क्रिया हो गई खरीदना। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। किस विभक्ति का? ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे भैया, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है। अपादान कारक किसे कहते हैं? तो ध्रुवमाये अपादानम, अर्थात अपाय विश्लेष या अलग होने को कहा जाता है। अपादान के लिए मतलब कि संप्रदान का के लिए अपादान से मान, यानी कि ठीक है, जैसे कि जो है दही से मक्खन निकालना। अब किससे मक्खन निकला? दही से, यानी कि उपादान से मान। उपादान जो होता है या अपादान जो होता है वो अलग होने की क्रिया होती। किसी वस्तु या व्यक्ति के अपाय में जो ध्रुव अथवा अवधिभूत कारक है उसे अपादान कहा जाता है, यानी इसमें क्या होता है? अलग होने को अपादान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? अपादान में बेसिकली पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। किस विभक्ति का? पंचमी विभक्ति का प्रयोग अपादान में होता है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न षष्ठी विभक्ति कहाँ पर होती है? तो स्वाभिभाव आदि संबंध में षष्ठी विभक्ति पाई जाती है। किसमें? स्वाभिभाव में षष्ठी विभक्ति पाई जाती है। अधिकरण क्या होता है? अधिकरण काकी के संबंध होते हैं। बाकी सब अधिकरण जितने बच रहे हैं, देखें, कर्ता और कर्म के द्वारा उनमें स्थित क्रिया का आधार अधिकरण कारक कहलाता है। ये सब कारक होते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस स्थान पर कोई कार्य होता है वह स्थान अभिकरण के रूप में जाना जाता है, यानी कि जहाँ पर काम हो रहा है वो स्थान जो होता है बेसिकली अभिकरण कहा जाता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्रश्न आ चुका बेटा, आधार कितने प्रकार का होता है? बताएं। आधार जो होता है 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है औपस्लेविक, दूसरा होता है बेसिक, तीसरा होता है अभिव्यापक। ये 3 प्रकार के आधार होते हैं। अगला प्रश्न, समास किसे कहते हैं? तो समसनम समासः, अर्थात सम उपसर्ग पूर्वकम अस धातु से समास शब्द का निर्माण हुआ है। अनेक पदों को मिला करके एक पद बना देना ही समास होता है, यानी कि कई छोटे छोटे पद हैं या 2 पद हैं उनको आपस में मिला दो तो वही समास हो गया। और संधि क्या होती है? जब उसी एक बड़े शब्द को आप कई भागों में तोड़ दो तो उसी को संधि कहते हैं। ठीक है, और समास मतलब जुड़ना, संधि माने अलग होना। अगला प्रश्न, समास के कितने भेद होते हैं? देखिए, समास के बेसिकली कितने भेद? 5 भेद। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा समास के कितने भेद होते हैं तो आप बताएंगे समास के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है केवल समास, दूसरा होता है अव्ययी भाव समास, तीसरा होता है, ठीक है, तीसरा होता है तत्पुरुष समास, चौथा होता है बहुब्रीहि समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी समास आपके कर्मधाराएं वगैरह भी होते हैं, लेकिन ये मुख्य आपके समास हो गए। केवल समास क्या होता है? केवल समास मतलब क्या होता है? केवल समास किसे कहते हैं? देखिए, किसी विशेष नाम से रहित समास ही केवल समास कहलाता है। जिसका कोई अलग या विशेष नाम ना हो ऐसे समास को क्या बोलते हैं? केवल समास के नाम से जानते हैं। यानी जिसमें समास क्लियर ही ना हो पा रहा हो कि इसमें कौन सा समास होगा, ठीक है, वहाँ पर केवल समास कह दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिसमें प्रायः पूर्व पद जो होता है उसका अर्थ प्रधान हो, वह अव्ययी भाव समास होता है। यानी कि पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है और बाद वाला पद जो होता है उसमें नगण्य होता है या गौण होता है। ऐसे समास को अव्ययी भाव समास कहा जाता है। अगला प्रश्न, तत्पुरुष समास क्या होता है?
देखिए जिसमें प्रायः उत्तर पद, उत्तर माने होता है बाद वाला, यानी पीछे वाला पद जो होता है प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। ठीक है, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। द्विगु समास क्या है? देखिए जब कर्मधारय में प्रथम पद संख्यावाची हो और दूसरा कोई संज्ञा हो तो उसे द्विगु समास, जैसे कि जैसे आपका हो गया क्या, जैसे आप मान सकते हो जैसे कि आपका जो है, जैसे इसमें आपका क्या हो, जिसमें से कि त्रिशूल, त्रिशूल मतलब कि तीन शूल, जिसमें तीन चुकील चुकील नीके हों, चुकीली निकुली नुकुली नुकुली नीके, जिसमें तीन ठू हों, उसको त्रिशूल बोलते हैं। तो त्रि यहाँ पर क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया। त्रिशूल में कौन सा समास होगा? आपका द्विगु समास होगा। जो संख्या बताए बेसिकली वो द्विगु समास होता है। इसी जैसा द्वंद्व समास एक होता है। द्वंद्व समास की अगर बात की जाए, द्वंद्व समास में क्या होता है बेटा, जैसे कि दिन रात। ठीक है, दिन रात शब्द में कौन सा समास है? दिन रात में, यहाँ पर आपका द्वंद्व समास है। ठीक है, माता पिता में कौन समास है? माता पिता। जहाँ पर एक प्रकार से ऐसे शब्द आपको, जैसे द्वंद्व में ना लगा हुआ है, ऐसे ही बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है उस शब्द में, तो वही होता है आपका द्वंद्व समास। जहाँ पर भी योजक चिन्ह आपको मिले वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। जहाँ पर भी संख्यावाचक मिले, पंचवटी, त्रिकुटी, त्रिकूट, ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं? यही सब आपकी जो संख्यावाचक बताते हैं, तो वो जितने में जिसमें संख्या बताई है पहले पद में, ठीक है, वो होता है द्विगु समास। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुब्रीहि समास क्या होता है? बहुब्रीहि समास जिस समास में प्रायः अन्य अर्थ प्रधान हो तथा बहुब्रीहि समास वही होता है। अन्य अर्थ प्रधान मतलब कि ऐसे कि मान लेते हैं आपने कहा कि लंबोदर। ठीक है, अब लंबोदर, लंबोदर लंबा है उदर जिनका। ठीक है, क्या होगा इसका? लंबोदर बराबर लंबा है उदर जिनका, उदर जिनका। अब यहाँ पर एक अर्थ क्या निकलेगा? अर्थात गणेश भगवान। ठीक है, यानी गणेश भगवान। ऐसे ही पंचानन, पंचानन, अब पंचानन कौन है? ब्रह्मा जी का नाम है पंचानन। ठीक है, तो इस तरीके से पंचानन आप शब्द लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? पंचानन में यहाँ पर आपका क्या होगा कि 5 हैं आनंद जिनके, आनंद माने मुँह, तो 5 मुँह किसके हैं? ब्रह्मा जी के हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा पंचानन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन समास? बहुब्रीहि समास। ऐसे ही कर्मधाराय समास होता है जिसमें आपका जैसे ये हो लंबोदर हो, लंबोदर में लंबा है उधर जिनका, मतलब इतना ही शब्द हो। पीताम्बर, जैसे कि इनका पीला वस्त्र है, तो पीताम्बर में भी आपका बहुब्रीहि पहुँच जाता है कभी कभी। बहुब्रीहि क्रमधारा में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में प्रायः दोनों पदों का अर्थ प्रधान हो, यानी कि जैसे माता पिता, दिन रात, यहाँ पर द्वंद्व समास होता है, योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न, टाप प्रत्यय किस प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है? तो टाप प्रत्यय जो होता है, टाप प्रत्यय के टा और पा हलंत का लोप होकर के केवल बड़ा आ शेष रह जाता है। यह बड़ा आ आजादी गण में पठित तथा ह्रस्व अकारांत शब्दों से में जोड़ा जाता है, जैसे कि अज धन टाप, अज धन टाप बराबर क्या हो जाएगा? या अज धन आ बराबर आजा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। डीप प्रत्यय से स्त्रीलिंग किस प्रकार बनता है? डीप प्रत्यय से स्त्रीलिंग किस प्रकार बनता है? तो ऋकारांत और नकारांत, ऋकारांत और नकारांत पुल्लिंग शब्दों के अनंतर डीप प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। डीप का ई जो शब्द होता है, बड़ी ई शेष रहता है, जैसे कर्तु धन डीप बराबर कर्तु प्लस ई, यानी कर्त्री हो जाएगा वहाँ पर। जैसे दंडिना धन डीप प्रत्यय लगाएंगे तो दंडिन और प्लस में बड़ी ई लगा देंगे, दंडी बन जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा डीप प्रत्यय, यानी ऋकारांत और नकारांत पुल्लिंग शब्दों के अनंतर डीप प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। और डीप का जो बड़ी ई होता है ये शेष रहता है, बाद में यही जुड़ जाता है उसमें। ठीक है, ऐसे किसमें? डीप, अगर मतलब दंडिन, दंडिन में आपको जोड़ना, दंडिन में, दंडिन में डीप प्रत्यय लगाएंगे तो दंडिन बनेगा। लेकिन इसमें दंडी का जो मतलब कि जो आपका डीप प्रत्यय, इसका ई बड़ी ई निकल करके दंडी बन जाएगा। इस तरीके से ना हट जाएगा और ये दंडी पर डी जो होगी बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका, भाषा विज्ञान के प्रमुख अंग क्या क्या हैं? भाषा विज्ञान के कई प्रमुख हैं, जैसे ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान। ये सब भाषा विज्ञान के प्रमुख अंग हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा भाषा विज्ञान के अंग: वाक्य विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान और अर्थ विज्ञान।
ध्वनि विज्ञान में वस्त्रों मतलब कि जो है वाक्यों की, शब्दों की, वर्णों की ध्वनि कैसे निकलती है वो पता चलता है। पद विज्ञान में पूरे पद के बारे में जानकारी, वाक्य विज्ञान में पूरे वाक्य के बारे में, और अर्थ विज्ञान में उस वाक्य के अर्थ के बारे में जानकारी या शब्द के अर्थ के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भाषा विज्ञान का क्या महत्व है? भाषा विज्ञान के कई महत्व हैं, जैसे कि ज्ञान पिपासा की शांति होती है भाषा विज्ञान के द्वारा, भाषा के परिष्कृत रूप का ज्ञान होता है भाषा विज्ञान के माध्यम से, भाषा विज्ञान से वैज्ञानिक अध्ययन की ओर प्रवृत्ति होती है लोगों की। चौथी बात, प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान भी भाषा विज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाता है। अगर भाषा विज्ञान ना होता तो हम आज प्राचीन चीज़ों को नहीं जान पाते। अगला प्रश्न, भाषा की परिभाषा दीजिए। भाषा यादृच्छिक वाचिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति होती है जिसके द्वारा मानव समस्त विचारों का आदान प्रदान करता है। तो भाषा यादृच्छिक वाचिक ध्वनि जो होती हैं उन्हीं संकेतों का एक प्रकार से एक लिखित रूप होता है, ठीक है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को एक दूसरे से प्रदान करता है। तो भाषा जो होती है उसको आप बोल करके या संकेत करके भी समझा सकते हैं, लेकिन लिपि जो होती है वो विकास होता है। लिपि मतलब लिखने की कला को लिपि कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। भाषा का स्वरूप क्या है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। भाषा का स्वरूप क्या है? देखिए, भाषा का स्वरूप क्या है? भाषा ही संसार की सर्वोत्तम ज्योति होती है जो मानव के हृदय में अंधकार को दूर करती है। यही वह शक्ति होती है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांध करके रख सकती है। यह विश्व की सबसे महान शक्ति संपन्न वस्तु होती कौन? भाषा, जिसके द्वारा व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और घुले मिले रहते हैं। अगला प्रश्न, बोली किसे कहा जाता है? बोली भाषा की एक छोटी इकाई होती है, नहीं भाषा बड़ी होती है, बोली बहुत छोटी होती है। इसका संबंध ग्राम से या किसी मंडल से होता है। इसमें व्यक्तिगत बोली की प्रधानता होती है। इसमें घरेलू शब्द का प्रयोग खूब ज़्यादा होता है, देशज शब्दों का प्रयोग दबुआ होता है बहुत ज़्यादा। इसका पर्याप्त प्रभाव रहता है। या मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा होती है, जैसे कि मान लेते हैं हिंदी बोली उत्तर प्रदेश की जो है शुद्ध हिंदी बोली है, मतलब कि एक भाषा है शुद्ध हिंदी। हिंदी एक भाषा है, लेकिन हिंदी की बोलियाँ जैसे अवधी हो गई, बघेली हो गई, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, ठीक है, ये सब बोलियाँ हो गई। क्लियर? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन से, विभाषा क्या होती बेटा? विभाषा की अगर बात की जाए, विभाषा किसे कहते हैं? तो विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा थोड़ा और बड़ा होता है, ठीक है। जैसे अवधी या ब्रज जो है एक विभाषा के रूप में भी आ जाती हैं। जैसे आप पूर्वी हिंदी, जैसे मान लेते हैं हिंदी में, हिंदी की कितनी बोलियाँ? हिंदी की 5 उपभाषाएं या विभाषाएं हैं, जैसे कि पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, जिसमें कई बोलियाँ शामिल हो, वो भी विभाषा कही जा सकती है। यह एक प्रांत या उप प्रांत के प्रचलित होती है। इसमें साहित्यिक रचनाएं भी प्राप्त होती है, जैसे अवधी, ब्रज। जैसे हिंदी की विभाषाएं प्रचलित हैं, खड़ी बोली हो गई, ब्रज भाषा हो गई, अवधी हो गई, भोजपुरी हो गई। इसको आप क्या कह सकते हैं? इसको आप विभाषा भी कह सकते हैं, क्योंकि एक बड़े क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली भाषा है। बोली भी कहते हैं, लेकिन विभाषा जो कि बड़े, बोली का जब रूप थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसी को विभाषा कहा जाता है, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। क्लियर? चले 1 मिनट रुकेंगे। तो इस तरीके से ये होता है आपका विभाषा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भाषा उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो भाषा उत्पत्ति के कई सिद्धांत हैं, जैसे कि पहला है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा है संकेत का सिद्धांत, तीसरा है धातु सिद्धांत या जिसी को अनुकरण सिद्धांत कहते हैं, चौथा होता है अनुकरण सिद्धांत, पांचवा होता है आवेग सिद्धांत, छठा है प्रेम ध्वनि सिद्धांत, और सातवां है इंगित सिद्धांत, और आठवां है संपर्क सिद्धांत। इस तरीके से ये भाषा उत्पत्ति के कई सारे सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत अपने अपने हिसाब से कहते हैं कि भाषा की उत्पत्ति ऐसे हुई होगी, कुछ कहते हैं ऐसे हुई होगी। तो उन्हीं सिद्धांतों को 8 तरीके के सिद्धांत या और भी सिद्धांत हैं, बेसिकली 8 सिद्धांत हैं मुख्य रूप से, जो कि भाषा की उत्पत्ति को लेकर के बताए जाते हैं। भाषा परिवर्तन की प्रमुख दिशाएं क्या क्या हैं? भाषा परिवर्तन की प्रमुख दिशाएं क्या हैं भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो भाषा परिवर्तन की प्रमुख दिशाएं हैं, जैसे पहला है आपका ध्वनि परिवर्तन, दूसरा है शब्द परिवर्तन, तीसरा है पद परिवर्तन, चौथा है वाक्य परिवर्तन, और पांचवा है अर्थ परिवर्तन। यानी भाषा परिवर्तन की कई दिशाएं हैं। आप ध्वनियों में परिवर्तन करके भाषा को बदल सकते हैं, शब्द परिवर्तन के द्वारा, पद परिवर्तन के द्वारा, वाक्य परिवर्तन के द्वारा और अर्थ परिवर्तन के द्वारा भाषा परिवर्तन आप कर सकते हैं। तो भाषा परिवर्तन की दिशाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, भाषा परिवर्तन के अभ्यंतर कारण
कौन कौन से भाषा क्यों परिवर्तित होती है? तो भाषा परिवर्तन के आभ्यंतर कारण निम्नलिखित हैं। जैसे कि पहला है अनुकरण की अपूर्णता होती है इसमें, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि भाषा को लोग समझ नहीं पाते, उसका अनुकरण नहीं कर पाते। अनुकरण मतलब होता है कि चीज़ों को, जैसे कि हम हमारी वीडियो देख करके अगर हमारी जैसी वीडियो आप बनाने लगे तो वही अनुकरण होता है, नकल करना, ठीक है। तो आप अनुकरण नहीं कर पाते उन चीज़ों की। प्रत्न मतलब कि प्रत्यय मतलब कि प्रत्न लाघव होता है कभी कभी। भाषा सुर का बलाघात हो जाता है, भावेश हो जाता है, सादृश्य या मिथ्या सादृश्य भी आपको। तो भाषा परिवर्तन के कारण यही होता है, चूँकि भाषा लगातार परिवर्तित होती, क्यों? क्योंकि लोग उसको या तो सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं, या कोई लाघव होता है कि कोई छूट जाता है कोई शब्द, ठीक है। भाषा जैसे कि आप देखते पहले था धर्म। धर्म से क्या बना? टूटा फूटा धम्म बन गया। धम्म से क्या बन गया? फिर आपका आकर के ये धर्म बन गया अवधि का, ठीक है। तो धर्म, धम्म, धर्म ये था संस्कृत का शब्द, ठीक है। ये आया पाली और प्राकृत में। पाली और प्राकृत भाषा में आप देखेंगे क्या बना? ये बना आपका धम्म, और इससे फिर अवधि में आप देखेंगे तो ये बन गया धर्म, ठीक है, अवधि वगैरह में। तो इस तरीके से चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं। तो इस तरीके से भाषा परिवर्तन की कई दिशाएं होती हैं। भाषा परिवर्तन के बाह्य कारण क्या क्या हैं? भाषा परिवर्तन के बाह्य कारण कई सारे, जैसे कि भौगोलिक प्रभाव पड़ता है भाषा पर, ऐतिहासिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, व्यक्तिक या व्यक्ति विशेष का प्रभाव, जाति विशेष का प्रभाव, साहित्यिक प्रभाव, वैज्ञानिक प्रभाव। ये सभी प्रभाव के द्वारा भाषा का परिवर्तन होता है, भाषा के शब्दों में परिवर्तन होता है, तमाम चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन से बलाघात से क्या अभिप्राय है? देखिए, बलाघात से अभिप्राय है शब्द में किसी ध्वनि पर अपेक्षाकृत बल दे करके बोलना, उसी को बलाघात बोलते हैं। यानी किसी ध्वनि पर ज़्यादा फोकस कर देना। जैसे कि आप बोलते हैं कि जैसे आप कुछ आप बोलते हैं राम या ओम, मतलब खूब लंबा हेज करके बोले तो आप देखिए बलाघात। बलाघात में क्या होता है? किसी एक शब्द पर ज़्यादा फोकस या किसी एक ध्वनि पर ज़्यादा फोकस कर देना। भावावेग से किस प्रकार शब्दों के रूपों में परिवर्तन होता है? तो भावेश के कारण ही शब्दों के रूपों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अधिक लाड़ प्यार में बेटा जो होता है, बेटा को बिटवा कहा जाने लगता है, बाबू को बबुआ कहा जाने लगता है। क्रोध के कारण से बच्चा जो होता है वो एक प्रकार से बच्चू बन जाता है। जैसे बच्चे शब्द को बड़े बच्चू बना था, रुको बताई तो तुम्हें, मतलब जब बहुत गुस्सा आ जाता है केहू का, और गुस्सा में जब वो बोलता है तो वो शब्द विकृत हो जाता है। लाड़ प्यार में आप देखते हैं जैसे कि बाबू को बबुआ बोल दिया, या बेटा को बिटवा बोल दिया, बिटिया को बिट्टी बोल दिया। तो ये सब क्या शब्द हैं? ये सब शब्द जो हैं भाव आवेश की वजह से, भाव आवेश की वजह से क्या होते हैं? शब्दों के रूपों में परिवर्तन देखने को मिलता है। कभी कभी बल आघात की वजह से शब्दों में परिवर्तन देखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है? तमाम प्रकार के ऐसे प्रभाव पड़ते हैं इसकी वजह से वो शब्दों का जो नज़रिया बदलने लगता है, और शब्दों का ध्वनि जैसे कि चीज़ें की बदलने लगती हैं। जैसे आप देखते हैं सिकंदर का नाम था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर चूँकि वो अंग्रेजी में नाम था, यूनानी में नाम था, तो उसका धीरे धीरे करके हिंदी में जब लोगों ने उसको कहना शुरू कर दिया तो उसको क्या कहने लगे? सिकंदर कहने लगे। अच्छा, सिकंदर को फिकंदर कहा जाता है, फा सा को फा पढ़ते हैं। ऐसे हिंदू को, सिंधु नदी को फारसी वाले या वहाँ के लोग जो है यूनान के या कहीं के थे, वो लोग सा को फा पढ़ते हैं, ठीक है, फा बोलते हैं, फा। सा को क्या बोलते हैं? फा बोलते हैं। तो सिंधु नदी को सा नहीं फा बोलते थे, ठीक है, या कोई सा को हा बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से कई सारे शब्द होते हैं, तो जिसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से बोला जाता है। प्रश्न अगला आ चुका है, ध्वनि परिवर्तन की प्रमुख दिशाएं बताइए। देखिए, ध्वनि परिवर्तन की कई दिशाएं हैं। जैसे कि आगम के द्वारा कभी कभी ध्वनियाँ बदल जाती हैं। आगम मतलब कि जब कहीं से कोई शब्द आ जाए या प्रभाव पड़ जाए, ठीक है। विपर्य के द्वारा, लोप के द्वारा, समीकरण के द्वारा, विषमीकरण, मात्रा भेद, सघोषीकरण, अघोषीकरण, महाप्राणीकरण, अल्पप्राणीकरण, उष्मीकरण, अनुनासिक, संधि तथा भ्रामक उत्पत्ति। आप देखते हैं लोप को भी कभी हो जाता संधियों, मतलब चीज़ों को, ऐसे धर्म धर्म वो मैंने बताया आपको। ऐसे ही समीकरण क्या होता है? समीकरण के द्वारा, विषमीकरण के द्वारा, मात्रा भेद के द्वारा, सघोषीकरण। कभी कभी सघोष और अघोष दो शब्द होते हैं, आपको पता होगा, सघोष और अघोष, ठीक है। सघोष में क्या होता है? वायु ज़्यादा निकलती है, अघोष में वायु कम निकलती है। जैसे कि आ क्या है? आपका आ जो है वो अघोष में आएगा, और जो आ होगा बड़ा वाला वो सघोष में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही महाप्राणीकरण में क्या होता है? महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। अल्पप्राण में अल्पप्राण ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको ध्यान रखेंगी। अल्पप्राण, महाप्राण, ये सब तो आपने पढ़ा होगा हिंदी में।
अगला क्वेश्चन आ चुका है बेटा। प्रश्न है ध्वनि परिवर्तन के 3 प्रमुख अभ्यंतर कारण बताइए। तो पहला है प्रयत्न लाघव के द्वारा, दूसरा है क्षिप्र भाषण के द्वारा, तीसरा है अशिक्षा या अज्ञान के द्वारा ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है, यानी उच्चारण कुछ दूसरा करना है और कर दूसरा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, कई कारण होते हैं इसके, इन सभी के बदलने के। तो भाषा में इस तरीके के तमाम परिवर्तन देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऐसे तमाम प्रकार की दिशाएं होती हैं जिससे ध्वनियों में, वर्ण में, सभी में परिवर्तन देखने को मिलता है। चलिए अब लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न ऐसे आएंगे कुछ। भाषा उत्पत्ति के संकेत सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संकेत सिद्धांत क्या है? सिंबॉलिक थियरी। इसे निर्णय सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके सर्वप्रथम प्रतिपादक फ्रांसीसी विद्वान थे रूसो, जीन जैक्स रूसो। संकेत सिद्धांत के अनुसार आदिम मानव अपने मनोभावों को आंगिक संकेतों के द्वारा व्यक्त किया करता था, किंतु बाद में कठिनाई उपस्थित होने पर सामाजिक समझौते के आधार पर उसने विभिन्न भावों, विचारों और पदार्थों के लिए विभिन्न ध्वन्यात्मक संकेत निश्चित कर लिए कि इसके लिए हमको ये ध्वनि निकालनी है, इसके लिए ये ध्वनि निकालनी है। इस तरीके से रूसो कहता, चूँकि रूसो सामाजिक समझौते का सिद्धांत बताता है। रूसो यह कहता है बेटा कि सामाजिक समझौता हुआ तभी राज्य का निर्माण हुआ। तो वही कहता है कि भाई सभी लोगों ने ऐसे की मान लेते हैं। अब ये था किसी रिमोट के लिए, अब इस रिमोट के लिए रा शब्द उच्चारण में कर दिया कि इसको रा बोलेंगे तो इस रिमोट का शब्द मतलब रा हो जाएगा। तो ऐसे ध्वनियों की उत्पत्ति जो है इस तरीके से हुई। भाषा उत्पत्ति ऐसे हुई होगी प्रतीक चिन्ह के माध्यम से, संकेत सिद्धांत की भाई इसका संकेत ये है, उसका उस वस्तु का संकेत वो है, इस तरीके से। ठीक है, यह कार्य सभी मनुष्यों ने किसी स्थान पर एकत्र होकर के पारस्परिक विचार विनिमय किया होगा। विचार मतलब कि विचारों का आदान प्रदान किया होगा कि इसको ये कहेंगे, उसको ये कहेंगे, इस तरीके से समझौता हुआ। इस प्रकार सामाजिक पृष्ठभूमि में सांकेतिक स्थान मतलब कि संस्थान के द्वारा भाषा की उत्पत्ति की गई। इस संकेत सिद्धांत के आधार पर आगे चल करके रिचर्ड नाम के विद्वान, राव और जोहान्स आदि विद्वानों ने इंगित सिद्धांत यानी कि जिसको आप गेस्ट्रल थियरी बोलते हैं, इसका प्रतिपादन किया, जो संकेत सिद्धांत की अपेक्षा कुछ अधिक परिष्कृत होते हुए लगभग इसी मान्यता को प्रकट करते थे। यानी संकेत, इस शब्द को ये संकेत, इस शब्द के वो संकेत, इस तरीके से पुस्तक बनाई गई होगी, उसमें सारे संकेतों को लिखा गया होगा। इस तरीके से फिर भाषा की उत्पत्ति हुई होगी। ठीक है, ये जीन जैक्स रूसो बताता है। अगला आपका प्रश्न आ चुका है, भाषा उत्पत्ति के अनुकरण सिद्धांत के बारे में बताएं। तो भाषा की उत्पत्ति का जो संकेत सिद्धांत है किसने दिया है? जीन जैक्स रूसो ने दिया है। उसके समर्थकों के नाम भी मैंने आपको बता दिए। धातु सिद्धांत क्या है? या अनुकरण सिद्धांत धातु के सिद्धांत को, धातु सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? अनुकरण सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न ऑब्जेक्टिव में यहाँ से भी बनेगा। रूट थ्योरी इसको बोलते हैं, या फिर ड्रिंग थ्योरी बोलते हैं, या डिंग डोंग थ्योरी। इसके द्वारा क्या होता है, इसके मूल प्रवर्तक है महान विचारक प्लेटो और अरस्तु। ये अरस्तु इनके शिष्य थे प्लेटो के। दोनों अनुकरण की बात करते हैं, प्रकृति की अनुकृति ही काव्य होता है, इसके भी बताते हैं। तो बाद में जर्मन विद्वान हैज तथा उनके भी बाद में मैक्स मूलर, इन सभी लोगों ने इसको व्यवस्थित किया अनुकरण के सिद्धांत को। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा मनुष्य की स्वाभाविक प्रतिभा की देन होती है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रतिभा के द्वारा भाषा की उत्पत्ति हुई। अनुभव से हम यह जानते हैं कि चोट करने पर लोहा, लकड़ी, पत्थर आदि पदार्थों से भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे कि अगर हम लोहे पर कोई वस्तु मारते हैं तो वो उसका ध्वनि अलग निकलेगी, अगर वही चीज़ से हम लकड़ी पर मारते तो उसकी अलग निकलेगी, और पत्थर पर मारेंगे तो अलग ध्वनि निकलेगी। ठीक है, प्रारंभिक मानव में भी ऐसी सहज शक्ति थी कि जब वह किसी बाह्य वस्तु के संपर्क में आता था तो उससे उत्पन्न ध्वनियों यानी कि अनुरणन की छाप उस पर पड़ती रहती थी। उस ध्वनियों का अनुकरण करता था वो, यानी प्रकृति के संपर्क में आता था। जैसे जैसी ध्वनियाँ प्रकृति निकालती थी या प्रकृति के द्वारा उसको मिलती थी, उससे वो सीखता रहता था कि उस चीज़ के लिए उस ध्वनि का प्रयोग हमको करना है। उसने कुछ सौ, लगभग 400 या 500 मूल धातुओं यानी मूल शब्दों का निर्माण कर लिया होगा ऐसे करके। जब कुछ काम चलाऊं धातु बन गए होंगे, शब्द बन गए होंगे। इस प्रकार मनुष्य को भाषा प्राप्त हो गई। तो उसकी वह नए नए धातु मिला करके, नए नए प्रत्यय जोड़ करके उसकी शक्ति मतलब कि उसको बनाया होगा। नए नए धातु बनने वाली सहज शक्ति नष्ट हो गई। तत्पश्चात वह उन्हीं मूल धातुओं से नए नए शब्द बना करके काम चलाने लगा। इस तरीके से पूरा भाषा की उत्पत्ति हो सकती है। तो प्रकृति में जो चीज़ें हो रही उसका अनुकरण करके और धातुओं को ऐसे बनाया गया होगा। और ऐसे धातु निर्माण का जो सिद्धांत है, क्या नाम है, जो है धातु सिद्धांत या अनुकरण सिद्धांत, मतलब अनुरणन सिद्धांत जिसको आप बोलते हैं, अनुरणन सिद्धांत। ठीक है, ये प्लेटो और तमाम विद्वानों ने बताया। भाषा उत्पत्ति का अनुकरण सिद्धांत क्या है? ये आ गया भाषा विद्वान मतलब कि भाषा उत्पत्ति का अनुकरण सिद्धांत। संक्षिप्त बताएं। देखिए, अनुकरण सिद्धांत व्हिटनी, पाल, हर्डर, इन सभी विद्वान इस सिद्धांत को मानने वालों में प्रमुख है। मैक्स मूलर ने इस सिद्धांत का उपहास करने के लिए ही इसे बाऊ
बाऊ वाऊ सिद्धांत कहा था, जो कि कुत्ते की बोली का सूचक होता है। बाऊ वाऊ मतलब कुत्ते का बोली। वैसे अंग्रेजी में इसके लिए ऑनमाटोपोइक यानी कि इकोइक शब्द का प्रयोग करते हैं। हिंदी में इसे अनुकरण मूलक वादता मतलब कि अनुकरण मूलकतावाद भी कहा जाता है। जिस प्रकार अनुरणन सिद्धांत में यह माना जाता है कि मनुष्य ने जड़ पदार्थों से उत्पन्न ध्वनियों का अनुकरण किया होगा, यानी जो प्रकृति है उससे जो चीज़ें उत्पन्न हुई होंगी उसी को अनुरणन किया होगा, उसी के द्वारा सीखा होगा। उसी प्रकार अनुकरण सिद्धांत में यह माना गया बेटा कि मनुष्य ने जड़ चेतन सभी पदार्थों की ध्वनियों का अनुकरण किया, यानी उसको नकल किया, और उसको मतलब कि नकल करते हुए पहले कुछ शब्द बना लिए और फिर उन्हीं शब्दों से अन्य शब्दों का निर्माण किया होगा, भाषा का विकास कर लिया होगा। उसके बाद में मनुष्य ने जिस पदार्थ अथवा प्राणी की जैसी ध्वनि सुनी उसी का अनुकरण करते हुए उसने उसकी मतलब उसी ध्वनि के आधार पर उस वस्तु का या प्राणी का नामकरण कर लिया होगा। उदाहरण के लिए अगर समझें, जैसे कि भाषा में आप देखते हैं काक, यानी भाषा में काक यानी कौवा जो होता है, काक या कोयल, कोकिल, ठीक है। इससे भौं भौं, भौं भौं से क्या होता है, भौं भौं से क्या मतलब भौं भौं, तो इससे म्याऊं, कुक्कुट, दादुर, निर्झर, मरमर, तड़तड़, ठीक है, भर भर, मिमियाना, गरजना, दहाड़ना, टपकना, चहकना, चहचहाना, हिनहियाना, तो इन सभी से एक प्रकार से ऐसे आप देखिए काक जो है कोयला की मतलब कि जो कौवे की बोली को तो उसे कौवा बन गया, कोकिला, ठीक है, कोकिल बोली थी कोयल की तो उसको कोयल कह दिया गया। ऐसे भौं भौं करने वाले को जो है कुत्ता बोल दिया गया। इस तरीके से म्याऊं म्याऊं करने वाले को बिल्ली बना दिया गया, कुक्कुट, ठीक है, मुर्गा, कुक्कुट बोलता है तो मुर्गा। वैसे इस तरीके से अलग अलग ध्वनियों से जैसे प्रकृति ध्वनियाँ निकालती थी उससे उसको बना दिया गया, ठीक है, अलग अलग भाषा में, ठीक है। तो इस तरीके से ध्वनियों का निर्माण हुआ होगा, शब्द बने होंगे और भाषा का विकास हुआ होगा, ऐसा विद्वान लोग मानते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 5th सेमेस्टर BA संस्कृत का दूसरे पेपर का लेक्चर चल रहा है, महासंग्राम मैराथन क्लास। भाषा परिवर्तन के कारणों का उल्लेख कीजिए। भाषा परिवर्तन के कई कारण होते बेटा। यह ज्ञात होने पर कि भाषा में परिवर्तन होता रहता है, यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक सी बात है कि ये आखिरकार भाषा परिवर्तन क्यों होता है, इसका मूल कारण कौन कौन से हैं, यह स्वाभाविक सी बात है। एक मनुष्य होने के नाते आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए, क्योंकि बिना कारण के तो कोई भी कार्य नहीं होता। यद्यपि यह कहना पूर्णतः कठिन है कि भाषा परिवर्तन के मात्र इतने ही कारण हैं, अधिक खोजबीन करने पर इनकी संख्या में परिवर्तन हो सकता है। तथापि अभी तक भाषा परिवर्तन के जो कारण प्रकाश में आए हैं वे ही यहाँ उल्लेखनीय हैं, ठीक है। जैसे कि भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा परिवर्तन के कारणों को प्रथमतः अभ्यंतर के द्वारा या बाह्य या इन दोनों भागों में बांटा है, यानी एक तो आंतरिक परिवर्तन, एक बाह्य परिवर्तन, ठीक है। अभ्यंतर या आंतरिक कारण जो होते भाषा परिवर्तन के वो कौन कौन से हैं? वे कारण जो किसी भाषा को बोलने वाले व्यक्तियों में ही रहते हैं। ये कारण प्रायः व्यक्ति के उच्चारण, यानी व्यक्ति उच्चारण करता है, व्यक्ति का उच्चारण गलत होता रहता है, इस वजह से भाषा बदल जाती है। उच्चारण अवयव, श्रवण अवयव और इनके साथ सहयोग करने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क आदि के संबंध में रहते हैं। जैसे कि अनुकरण या अपूर्णता, अगर किसी को कोई शब्द बताया गया वो उस शब्द का उच्चारण वैसा नहीं सीखा जिस तरीके से गुरुजी ने बताया, उसको वैसा सीखा। जैसे कि हम लोग पहले रहते थे कि जब गांव वगैरह में, तो गांव के टीचर या जो स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पर जैसे वाज और वियर दो शब्द बताते थे, वाज और बियर कहते थे। जैसे WA, इसको समझे, इसको वाज पढ़ाते थे और इसको ये क्रिया होती थी, इसको बियर कहते थे, बियर पढ़ते थे। लेकिन इसको वाज तो पढ़ा जाता है वाज, और इसको पढ़ा जाता है क्या, वर। इसको वर पढ़ते हैं, इसको वाज पढ़ते हैं, ठीक है। ये जा करके कहाँ पर पता चला बेटा, ये कहाँ पर हमको, जब कानपुर हम गए पढ़ने तो वहाँ पर इंग्लिश के टीचर थे, वो उच्चारण करते वर, तो हमने मतलब हमसे पूछे कि क्या इसका प्रयोग कहाँ पर होगा, वाज और बियर। तो ये था थी के लिए प्रयोग करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये जो है मतलब कि सिंगुलर नाउन के लिए और ये प्लूरल नाउन के लिए प्रयोग होता है। तो हुआ क्या कि उन्होंने पूछा कि कहाँ पर क्या प्रयोग होगा, तो हमने कहा बियर प्रयोग होगा। तो बियर करें, बियर माने तो भालू होता है या कई चीज़ें। बियर क्या होता है बेटा, खड़े हो जाओ तुम, बियर कहाँ सीखे हो पढ़ना, हमको डांटे। तो फिर बताया उन्होंने, हम कहा सर जी बियर ही हम पढ़े हैं आज तक इसको। कहे नहीं बेटा ये वर होता है, इसका शुद्ध उच्चारण। तो क्या होता है, अगर हम इसी चीज़ को वर मतलब कि बियर पढ़े हैं, अब अगर हमको इंग्लिश पढ़ाना होता हम नहीं जान पाते तो इसको हम बियर ही अपने बच्चों को, आगे बच्चों को पढ़ाते, फिर वो बच्चे अपने मतलब जो बच्चे होते हैं उनको बियर भी पढ़ाते यही चीज़ को। तो इससे क्या हो जाता है, वो भाषा में चेंजमेंट होता चला जाता। तो अनुकरण यानी कि नकल, अगर हमने या जो हमको सिखाया गया हम उसको सीख नहीं पाए सही तरीके से, गलत सीख लिया कुछ, तो उससे हो जाता है।
प्रत्यन लाघव की कभी कभी हमने प्रयत्न किया और हम उसको वैसे नहीं उच्चारित कर पा रहे हैं। मात्रा सुर बलाघात यानी मात्रा और सुर को का बलाघात हो गया, किसी मात्रा पर ज़्यादा फोकस कर दिया, किसी पर कम फोकस, जैसे बिहार में लोग पढ़ते हैं तो बिहार में हर चीज़ को थोड़ा सा खिंचाव दे के बोलते हैं। आपने अभी वेब सीरीज आई थी, उसका क्या नाम था, पंचायत वेब सीरीज, आप देखेंगे तो उसमें हर चीज़ को थोड़ा सा खिंचाव करके बलाघात उसमें आपको दिखेगा। भाव अबे के वजह से कभी कभी जैसे कि बिट्टी को मतलब कि लड़के को बच्चे को बच्चू कह देते हैं, बच्चा को बच्चू कह देते हैं, बिटिया को ठीक है बिट्टू मतलब कि बिट्टू कह देते हैं, या कई चीज़ें शब्द हैं। सादृश्य या मिथ्या सादृश्य यानी कभी कभी क्या होता है कि जो चीज़ें आपको नहीं दिख रही हैं या सही तरीके से नहीं आपका क्लियर है वो। दूसरे होते हैं बाह्य कारण, वे कारण जो किसी भाषा को बोलने वाले व्यक्तियों के चारों ओर विद्यमान वातावरण या परिवेश से संबंधित रहते हैं और जिनसे भाषा अनजाने ही प्रभावित होती रहती है, जैसे कि भौगोलिक प्रभाव, ऐतिहासिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, व्यक्तिक प्रभाव या व्यक्ति विशेष का प्रभाव, जाति विशेष का प्रभाव, साहित्यिक प्रभाव, वैज्ञानिक प्रभाव, इन सभी के द्वारा भाषा के शब्दों में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। तो ये सब भाषा परिवर्तन के कई सारे कारण हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार भाषा परिवर्तन के 5 अभ्यंतर तथा 8 बाह्य अभ्यंतर होते हैं। 5 और 8 मिलाकर के 13 कारण होते हैं जिससे भाषा परिवर्तन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न के प्रयत्न लाघव क्या होता है। प्रयत्न लाघव या मुख सुख जिसको आप बोलते हैं, प्रत्येक व्यक्ति यह स्वभाव होता है प्रत्येक व्यक्ति का कि वह कम से कम श्रम के द्वारा अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करना चाहता है। हर व्यक्ति का यह सोच होती है कि बहुत, जैसे आप लोग हैं पढ़ने आए हैं तो आप क्या सोचते हैं कि कितना कम पढ़ना पड़े, गुरुजी एक के वीडियो में बता दो वही आ जाए और वही पढ़ ले, वही सब हो जाए, आप ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है। तो वैसे ही हर व्यक्ति चाहता है कि हमको कम मेहनत करनी पड़े और उसमें हमको हमारा फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाए। तो ऐसे ही जब किसी शब्द को उच्चारण करने में हम बहुत सुख हमको जितना सुख मिलता है, हम जैसे कि हमको बोलना है कि जैसे हमको बोलना है अलेक्जेंडर, तो अलेक्जेंडर थोड़ा कठिन पड़ रहा है, ज़्यादा खिंचाव पड़ रहा है, सिकंदर बोल दो उसको, अलेक्जेंडर के सर पर सिकंदर बोल दिया। ऐसे जैसे और तमाम कठिन शब्द हैं, ठीक है। तो ऐसे उसके शब्द, कठिन शब्द के स्थान पर हमने सरल शब्द चुन लिया। यदि शब्द के संपूर्ण उच्चारण की अपेक्षा शब्द के अपूर्ण या अधूरे उच्चारण से ही वक्ता को अपने अभिप्राय को प्रकट करने में सफलता मिल जाए तो वह कदापि संपूर्ण उच्चारण करने का कष्ट नहीं करेगा। साथ ही प्रत्येक वक्ता उच्चारण में सुविधा चाहता है कि बहुत सरल शब्द हों। प्रतिदिन की भाषा में हम ऐसे अनेक उदाहरण देखते हैं, जैसे कि उपाध्याय का झा, चतुर्वेदी को चौबे, ठीक है, ऐसे तो कहते हैं। ऐसे उपाध्याय को हम क्या बोलते हैं, जैसे उपाध्याय जो होते हैं, उपाध्याय जो ब्राह्मण होते हैं उपाध्याय, उनको झा भी कहीं कहीं पर कह देते हैं, झा। चतुर्वेदी को चौबे कह देते हैं, ठीक है। संयुक्त विधायक दल को संविद कह देते हैं। 7 अनाज के जो है उसके समूह को सतंजा कह देते हैं। शमशान को मसान कह देते हैं। मध्य को में कह देते हैं। वलकल को बक्कल कह देते हैं। काक को काक कह देते हैं। महेंद्र को महेंद्र कहते हैं। तो अनेक ऐसे शब्द हैं जो कि हम अपने हिसाब से उसको मुख सुख के अकॉर्डिंग उसको परिवर्तित कर लेते हैं। प्रयत्न लाघव के परिणाम स्वरूप भाषा में अनेक विध परिवर्तन होते हैं जिन्हें ध्वनि परिवर्तन की दृष्टि से आगम, लोप, विकार, वर्ण विपर्य, समीकरण, विषमीकरण और स्वर भक्ति आदि नाम दिए जाते हैं। तो इसी की वजह से तमाम प्रकार की वजह से भाषा में परिवर्तन होते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न मात्रा, सुर, बलाघात से आप क्या समझते हैं। देखिए, शब्द में मात्रा, सुर और तथा बलाघात के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन देखने को मिलता है। और जो ऐसा परिवर्तन देखने को मिलता है वही होता है जो है भाषा में परिवर्तन का सुर बलाघात या मात्रा सुर बलाघात। मात्रा, जिन शब्दों में मूल रूप से 2 दीर्घ मात्राएं साथ साथ आ जाती हैं वह प्रायः दोनों में से कोई एक मात्रा बाद में ह्रस्व बोली जाने लगती है। उदाहरण के लिए जैसे संस्कृत आकाश शब्द में 2 दीर्घ मात्राएं साथ साथ थीं। आगे हिंदी में विकसित तद्भव में जो है ये आकाश जो था, इस आकाश में 2 मात्रा, एक बड़ी मात्रा ये आकाश, अब इसको आकाश कह देते 60 में लोग, क्योंकि आकाश कौन कहे इतना लंबा, ठीक है। इस मात्रा का ह्रस्व हो गया। तो इस तरीके से ऐसे ही जहाँ पर 2 बड़ी बड़ी मात्राएं आती हैं, ठीक है, वहाँ पर एक छोटी मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा समय आने पर। सुर क्या होता है। सुर से यहाँ अभिप्राय होता है शब्द की किसी ध्वनि को खींच करके बोलना। शब्द या वाक्य में हम सारी ध्वनियों या पूरे शब्द का उच्चारण एक सा नहीं करते हैं। किसी को ध्वनि को हम खींच करके बोलते हैं, किसी को हल्का करके बोलते हैं, यानी आरोह और अवरोह दोनों में बोलते हैं, ठीक है। जिस ध्वनि को खींचकर आरोह बोला जाता है उसी को आरोह ध्वनि कहते हैं और उसके स्वरूप में भी कुछ परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के रूप में संस्कृत का एक शब्द है बिलो। बिलो शब्द में ई स्वर को खींच करके
जो है बोलने के कारण ही हिंदी में वह बेल हो गया। जैसे बिलोपत्र बोलते हैं, बिलोपत्र, तो बिलोपत्र को, चूंकि बिलोपत्र को बिलोपत्र, तो बिलोपत्र को क्या बोलते हैं, बेलपत्र बोलते हैं, बेलपत्र, चूंकि ए के रूप में बदल गया, जो ई था छोटी ई, ये ए के रूप में बदल गया, तो ये आपका हो गया। चूंकि जब हम किसी पर दबाव ज़्यादा डालते हैं, किसी पर फोकस ज़्यादा करते हैं, तो वो ऐसे ही होता है बलाघात। बलाघात से अभिप्राय होता है शब्द में किसी ध्वनि पर अपेक्षाकृत बल दे करके बोलना, इससे समीप की ध्वनियाँ या तो दुर्बल हो जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत में एक शब्द है अभ्यंतर। अभ्यंतर शब्द में भया शब्द पर अधिक बल देने के कारण से उसके पूर्व की जो आ की ध्वनि है वो नष्ट हो गई है। जैसे कि अभ्यंतर, अभ्यंतर, तो आप देखते हैं आ जो आगे वाला शब्द है उसको थोड़ा अभ्यंतर, तो भयंतर ज़्यादा तेज निकला भयंतर, चूंकि भा और या एक बैग आ जा रहे हैं, तो भा के पीछे जो या है, या में जो आ लगा है उस आ पर फोकस हो रहा है। अभ्यंतर, तो आ बहुत कम, जैसे कि आ को अगर बोलना चाहिए हमको 1 सेकंड के लिए, उसको 0.05 मतलब कि 0.25 सेकंड में ही कंप्लीट हो जा रहा है, या उससे कम समय में। एक उदाहरण के रूप में मैंने बताया। तो अभ्यंतर में जैसे आलोप हो जा रहा है, भयंतर पर चूंकि ज़्यादा फोकस है। पूर्व की आ जो ध्वनि है नष्ट हो गई है, यह शब्द हिंदी में भीतर के रूप में बदल गया है आजकल, ठीक है। अभ्यंतर को क्या बोल देते हैं, अभ्यंतर को आप बोलेंगे तभी अभ्यंतर में भयंतर शब्द भ्या पर ज़्यादा पड़ता है, इसीलिए अब इसको भ्या 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 करके अब अभ्यंतर को भीतर कहने लगे सीधा सीधा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, ध्वनि परिवर्तन किसे कहते हैं, ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं का उल्लेख कीजिए। तो किसी भी भाषा के विकास पर दृष्टिपात करते से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उसके प्राचीन तथा नवीन ध्वनियों में ध्वनि संबंधी तमाम परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों के भी कई रूप होते हैं, जैसे कि किसी शब्दों में नई ध्वनियाँ आकर के जुड़ जाती तो वो बदल जाता है, किन्हीं शब्दों में कुछ ध्वनियाँ लुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, किन्हीं शब्दों में ध्वनियों के स्थान में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार कहीं भिन्न ध्वनियाँ समान हो गई हैं तो कहीं समान ध्वनियाँ भी अलग दिखाई पड़ने लगती हैं। अनेक स्थानों पर ह्रस्व के स्थान पर, ह्रस्व माने जो छोटा होता है वो, उसके स्थान पर घोष यानी बड़ा, अल्पप्राण के स्थान पर महाप्राण, महाप्राण के स्थान पर अल्पप्राण ध्वनियाँ आपको मिलती रहती हैं। इसी प्रकार अन्य अनेकों रूपों में ध्वनियों में परिवर्तन आज देखने को मिलता है। ध्वनियों में परिवर्तन की यह प्रवृत्ति यद्यपि प्राचीन काल से होती चली आ रही है, भारतीय भाषाविदों के विचार का विषय रही हैं और उन्होंने ध्वनि परिवर्तन की कई सारी जो है कारणों के बारे में बताया कि तमाम, जैसे कभी कभी क्या, तो वर्ण आगम की वजह से ध्वनियाँ आ जाती है। वर्ण आगम मतलब कि कभी कभी कोई वर्ण बाहर से आ गया, वर्ण विपर्य की वजह से वर्ण विकार हो गया, वर्णनाश हो गया। तो इन 4 दिशाओं का स्पष्ट करते मतलब कि का उल्लेख किया गया है कि वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार और वर्णनाश, इन 4 तरीकों की वजह से ध्वनियों में परिवर्तन होता है। जैसा कहा जा सकता है कि आधुनिक भाषा विज्ञानियों ने भाषा का बहुत ही सूक्ष्म तथा विस्तृत अध्ययन किया है। परिणाम स्वरूप आजकल ध्वनि परिवर्तन संबंधी अनेक दिशाएं आपको दिखाई पड़ती हैं, लेकिन पहले यही थी, जिनमें प्रमुख दिशाओं के नाम जैसे कि आगम के द्वारा कभी कभी कोई शब्द बाहर से आकर मिल जाए, लोप किसी का हो जाए, विपर्य हो जाए, समीकरण विस्मीकरण, मात्रा भेद, सघोषीकरण, अघोषीकरण, महाप्राणीकरण, अल्पप्राणीकरण, ठीक है। महाप्राण ध्वनि अल्पप्राण में बदल जाए, अल्पप्राण ध्वनि महाप्राण में बदल जाए, तो यही सब होता है। उसमीकरण, ठीक है। अनुनासिकरण यानी कि जैसे कि अनुनासिक शब्द जो होते हैं, जैसे जिसमें अंग आहा होता है, वो सब अनुनासिक, संधि, भ्रामक उत्पत्ति, तो इन सभी के द्वारा कभी कभी क्या होता है, ध्वनियों में परिवर्तन देखने को मिलता है। आगम किसे कहते हैं, आगम किसे कहते हैं, देखिए आगम जो होते हैं किसी शब्द से पहले से अविद्यमान किसी नई ध्वनि, स्वर, व्यंजन या अक्षर का आकर शब्द के आदि, मध्य या अंत में जुड़ जाना ही आगम कहलाता है। यानी शब्द के आगे जुड़ जाए, पीछे जुड़ जाए या बीच में जुड़ करके वो जुड़ जाए आकर के, तो उसी को आगम कहते हैं। उदाहरणार्थ संस्कृत में जो स्त्री शब्द है इसका प्राकृत रूप होता था इत्थि। प्राकृत में स्त्री को क्या बोलते थे, इत्थि बोलते थे। यहाँ पर ई शब्द जो है बेटा, इस स्वर ध्वनि का आदि में आगम हुआ है, यानी कि ई जो आया है ये बाद में आकर के मिला है, अतः यह आदि स्वरागम हो गया। इसी प्रकार स्वर्ण में सुवर्ण, पृथ्वी से पृथ्वी, तो ये सब आप देखिए पृथ्वी से, अब ये आपका जो छोटी ई है पृथ्वी आ गया। सुवर्ण से क्या बना, स्वर्ण था, स्वर्ण में ये सु आकर के मिल गया, तो कहीं ना कहीं पे इसको बोलते हैं स्वर आगम, स्वरों का आगम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वर आगम हो जाएगा। ऐसे ही जो है आपका जो है मध्य स्वर आगम होता है, यह स्वाभाविक रूप के उदाहरण है। जैसे कि ओष्ठ से बन गया आपका होठ, अब ओष्ठ था, ओ जो बन गया आपका हा बन गया, साप से श्राप हो गया, बधू से बधूटी हो गया। क्रमशः आदि, मध्य और अंत में व्यंजन के आगम के उदाहरण है ये सब, तो इसको व्यंजन आगम बोलते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह आगम केवल स्वर का, केवल व्यंजन का या केवल अक्षर का, स्वर तथा व्यंजन
का होने के कारण से 3 प्रकार का हो सकता है। यह शब्द के आदि, मध्य और अंत में आने के कारण से पुनः 3 प्रकार का हो सकता है। इस प्रकार आगम जो होते हैं 3 3 + 6 यानी 7, मतलब कि 6 सहज इसके भेद हो जाते हैं। यानी कि 3 कौन कौन से? एक तो जो आगे जोड़ता है आदि आगम, मध्य आगम और अंत आगम, ये 3 हो गए। और तीसरा एक 3 और कौन से होते हैं? एक होता है स्वर आगम, ठीक है, एक होता है आपका व्यंजन आगम, ठीक है, और एक होता है आपका कौन सा आगम? स्वर आगम, व्यंजन आगम, ठीक है, और एक आपका और होता है अक्षर आगम, ठीक है। तो अक्षर आगम, स्वर आगम और व्यंजन आगम, इस तरीके 6 आपके हो जाते हैं आगम, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। इससे पहले हमने जो है प्राचीन इतिहास का पेपर 1 का वीडियो दिया हुआ है इसी प्रकार से, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ऐसे ही अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।